हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में विलेन की सांद्रता के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोलबीन, बार बार प्रतिशत, बार आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, इन सभी के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो विलेयता क्या होती है कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वह हमारी विलेयता कहलाती है। अब ये जो विलेयता होती है हमें दो पार्ट में पढ़नी है। पहला है हमारा ठोसों की द्रवों में विलेयता और दूसरा हमें पढ़ना है गैस की द्रव में विलेयता। तो जिसमें हमारा पहला टॉपिक है ठोस की द्रव में विलेयता। तो अब यहाँ पर जो ठोस की द्रव में विलेयता है तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए ठोस विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वह हमारी कहलाती है ठोसों की द्रव में विलेयता। क्योंकि हमने विलेय के रूप में ठोस लिया है और दूसरे में हम विलेय के रूप में क्या ले लेंगे, गैस ले लेंगे। तो इसकी वजह से हम बोल देंगे इसकी डेफिनेशन की 100 ग्राम विलायक में घुले हुए ठोस विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वह क्या कहलाती है, ठोसों की द्रवों में विलेयता। अब ठोसों की द्रव में विलायता तो हमने देखो क्या क्या पढ़ा है। विलेयता क्या होती है, एक निश्चित ताप पर जो विलायक की जो निश्चित मात्रा है तो उसकी जो अधिकतम मात्रा होगी घुले हुए पदार्थ की वह उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाती है। तो ये विलेयता जो है ये दो टाइप से पढ़ी जाती है। पहली है ठोसों की द्रवों में विलेयता और दूसरा हम पढ़ेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। तो जिसमें हमारा पहला है कि ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो ये लिखा गया है कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए ठोस विलेय पदार्थ की मात्रा है वह उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। अब ठोस की द्रव में विलेयता को जो प्रभावित करने वाले कारक है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा है ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक, जिसमें हमारा पहला है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। जो ये है इसका एक ही वर्ड में कहा जाए कि समान समान को घोलता है, यानी जिनका नेचर समान होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। अगर विलेय और विलायक दोनों ध्रुवीय हैं तो वो आपस में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। अगर विलेय भी अध्रुवीय है और विलायक भी अध्रुवीय है तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। लेकिन अगर मैंने विलेय को ध्रुवीय और विलायक को अध्रुवीय ले लिया जाए तो वो आपस में नहीं घुलेंगे, वो दोनों क्या हो जाएंगे, अघुलनशील होते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है कि समान समान को घोलता है। क्या आयनिक बंध वाला आयनिक बंध में घुलेगा और जो सहसंयोजक बंध वाला विलेय है वो सहसंयोजक बंधक वाले यौगिक में से घुल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा विलेय एवं विलायक की प्रकृति। तो हमने लिखा है कि समान समान को घोलता है, अर्थात ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में तथा अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुला हुआ रहता है। जैसे कि NaCl है, जल के अंदर घुलनशील होता है। तो NaCl भी क्या होता है, आयनों में टूटता है और ये कैसे नेचर का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और जल का नेचर भी क्या होता है, ध्रुवीय होता है। तो NaCl जो है वो जल के अंदर घुल जाता है। जबकि नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, तो ये क्या होते हैं, अध्रुवीय नेचर के होते हैं। तो ये बेंजीन, ईथर है, इनके अंदर क्या होते हैं, ये घुल जाते हैं। तो पहली नींव हमारा हो गया कि जो विलेय और विलाय की जो प्रकृति है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा हमारा है ताप का प्रभाव। अब जो ताप का प्रभाव है ठोस, इसमें हमें दो नेचर में पढ़ना है। एक पढ़ना है उष्माशोषी में और एक पढ़ना होता है हमें उष्मासेपी। उष्माशोषी का मतलब क्या होता है कि जो उष्मा का अवशोषण करता है, और उष्मासेपी होता है जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी उष्मा बाहर निकलती है। तो जिन पदार्थों में उष्मा का अवशोषण होगा उसमें जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा उनकी विलेयता का मान भी जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जो उष्मासेपी है जिसमें से उष्मा बाहर निकलती है तो उसके अंदर जब अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो होता है कि उष्माशोषी प्रक्रम है तो ताप को बढ़ाओगे तो विलेयता भी बढ़ेगी। अगर प्रक्रम उष्मासेपी है तो ताप को बढ़ाओगे तो विलेयता कम होगी, और विलेयता को बढ़ाएंगे तो ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये एक दूसरे के इन्वर्सली होता है। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि ग्लूबर लवण। पूछा जाए ग्लूबर लवण क्या होता है, तो सोडियम सल्फेट के साथ में 10 मॉलिक्यूल जो है वाटर के ले लिए जाए तो Na2SO4.10H2O ये होता है हमारा ग्लूबर लवण। इसके अंदर क्या होता है कि पहले ताप, एक निश्चित ताप पर पहले विलेयता बढ़ती है, उसके बाद जो विलेयता है वो क्या होती है, घटना
शुरू हो जाती है। तो ग्लोबल लवन हमें यहाँ ध्यान में रखना है कि इसमें पहले विलयता बढ़ती है, उसके बाद विलयता क्या हो जाती है, घट जाती है। अब ऊष्माशोषी प्रक्रम है, उसके अंदर जो है अमोनियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, उनकी बात की जाती है। और ऊष्माक्षेपी की बात होगी तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इनमें ताप बढ़ा दिया जाता है तो इनकी विलयता क्या हो जाती है, घट जाती है। अब अगला हमारा जो प्रभाव है, इफेक्ट है विलयता को प्रभावित करने वाले। अब देखो यहाँ पर जो विलयता हमने कहा समान समान को बोलता है, यह विलयता बढ़ती है। अगर जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा की तुलना में अधिक होता है तो इन विलय पदार्थ जो है आयनिक यौगिकों की जल में जो विलयता है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर जल योजन ऊर्जा का मान कम हो जाता है जालक ऊर्जा से तो आयनिक ऊर्जा की जो जल में विलयता है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि आयनिक यौगिक जो जल में अधिक विलय होते हैं तो क्यों, तो बता दिया जाता है कि इसमें जल योजन ऊर्जा का मान जो है वो अधिक होता है जालक ऊर्जा की तुलना में। जालक ऊर्जा जो है ये हमने 11th में भी पढ़ा था कि जो ठोस पदार्थ है उनको एक तो गैसीय अवस्था में लाना है और उनको आयनों के अंदर तोड़ना है। उसके लिए जो ऊर्जाएं यूज़ होती हैं उन ऊर्जाओं को मिला के हम क्या कहा जाता है, जालक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगला है हमारा गैसों की तीसरा पॉइंट है हमारा पहले दाब का प्रभाव। अब जो ठोस है वो विलय पदार्थ जो होता है ठोस होते हैं और ठोस पदार्थ जो है वो असंपीड्य होते हैं, इनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। तो जो ठोसों पर जो द्रव्यों की विलयता है इसमें दाब का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाब का प्रभाव। तो ठोसों की द्रव्यों में विलयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है गैसों की द्रव्यों में विलयता। अब इसके अंदर भी क्या है कि अब यहाँ पर जो है गैसों की द्रव्यों में विलयता को जो है वो अवशोषण गुणांक के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है कि जिसके अंदर अवशोषण गुणांक का मान अधिक होगा वह यौगिक उतना ही अधिक विलय होगा, उसकी विलयता भी उतनी ही अधिक होगी। तो अब जो अवशोषण गुणांक है वह क्या होता है कि निश्चित ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुले हुए विलायक का आयतन क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पर देखो निश्चित ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का आयतन किसमें होना चाहिए, ml में। इसको कहा जाता है अवशोषण गुणांक। अब है गैसों की द्रव्यों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमारा पहला है वही विलय तथा विलायक की प्रकृति। इसमें भी सेम कि समान समान को बोलता है। अगर विलय ध्रुवीय है तो वह ध्रुवीय विलायक के अंदर क्या होगा, घुलनशील होगा। अगर दोनों अध्रुवीय हैं विलय तथा विलायक तो भी क्या होंगे, घुलनशील है। लेकिन अगर एक ध्रुवीय और दूसरा अध्रुवीय होता है तो वह अघुलनशील होता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा है कि जो गैस है उसकी प्रकृति किस पे डिपेंड करेगा, तो जो गैसों की प्रकृति है उसके अवशोषण गुणांक पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखो गैसों की प्रकृति में क्या होगा, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो वह मॉलिक्यूल उसका क्या होगा, द्रवीकरण होगा। द्रवीकरण होगा तो उसकी विलयता भी बढ़ेगी। इसकी वजह से उनकी ध्रुवीयता और क्रियाशीलता भी बढ़ती है। अब हमने कहा गैसों की अवशोषण गुणांक का मान जितना अधिक होगा, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अवशोषण गुणांक का मान किसका होता है तो ध्यान रखना अमोनिया का होता है। फिर किसका होता है, HCl का, फिर होता है SO2 का, फिर H2SO2। जो समपरमाणविक होते हैं जिनके अणु समान होते हैं उनका अवशोषण गुणांक का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है NH3HCl वगैरह जो है इनके अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है तो इनकी विलयता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि ये समान परमाणुओं के बने हुए जो अणु होते हैं इनके अवशोषण गुणांक का मान कम होता है। इसकी वजह से इनकी विलयता या घुलनशीलता भी क्या होती है, कम होती है। तो अब देखो हमने पढ़ा पहले गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति में क्या पढ़ा कि जैसे जैसे हम इनका क्रांतिक ताप एक निश्चित ताप से अधिक ताप बढ़ा दिया जाता है तो इसकी वजह से इनका द्रवीकरण भी बढ़ेगा। द्रवीकरण बढ़ेगा तो इनकी विलयता भी बढ़ेगी। इसकी वजह से इनकी ध्रुवीयता व क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। फिर हमने लिया है अवशोषण गुणांक का अवरोही क्रम, जिसमें पहले हमने लिया है NH3 सबसे ज़्यादा होगा, फिर HCl, फिर SO2, फिर H2S, फिर CO2, फिर एथाइन फिर होता है O2 तथा N2। अब हमने कहा विलायक की प्रकृति वही हमने समान समान को बोलता है। अब यहाँ पर आता है ताप का प्रभाव। तो हमने कहा कि जो गैसें होती है वो मोस्टली क्या होती है, सारी गैसें उष्मासेपी होती हैं। उष्मासेपी में क्या होता है कि जैसे जैसे ताप को बढ़ा दिया जाता है तो उनकी विलयता क्या होती है, कम होती है। क्योंकि ताप बढ़ाओगे
तो उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो उसकी विलेयता का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। अब आता है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं, इनमें ताप जैसे जैसे बढ़ा होगी इनकी विलेयता का मान भी बढ़ता जाता है, अर्थात ये ऊष्माशोषी प्रक्रम होते हैं। तो मोस्टली गैसें कैसी होगी, ऊष्मासेपी होगी। तो ऊष्मासेपी में क्या होता है, ताप बढ़ाओगे तो विलेयता घट जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पर हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे अणु हैं जिनमें ताप को बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ये दोनों जो होते हैं ऊष्माशोषी प्रक्रम होते हैं। अब अगला आता है हमारा दाब का प्रभाव। दाब, जिससे जैसे हम दाब बढ़ाते जाएंगे उसकी विलेयता भी बढ़ता जाएगा। अब जो गैस के विलेय पदार्थ के जो अणु हैं और दाब के मध्य जो एक संबंध स्थापित किया गया है, वह संबंध हेनरी ने दिया था, इसलिए उसको हेनरी का नियम भी कहा जाता है। तो अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। हमने कहा कि जो दाब का प्रभाव है गैसों की विलेयता पर, उसके अंदर जो मात्रात्मक संबंध है वो हेनरी ने स्थापित किया था, इस वजह से इसको हेनरी का नियम भी कहते हैं। तो इसमें जो होता है, एक निश्चित ताप पर जो घुली हुई जो पदार्थ की मात्रा है वो उसके दाब के समानुपाती होता है, यानी जितना ज़्यादा दाब होगा उसमें घुली हुई गैस की मात्रा भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। तब घुली हुई मात्रा क्या होती है, m, और समानुपाती किसके हो जाएगा, इसके दाब के समानुपाती होता है। जब भी हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्थिरांक आता है। यहाँ पर हमारा KH जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा हेनरी स्थिरांक। अपने से पूछा जाए KH हेनरी स्थिरांक, तो हम क्या करेंगे, M/P कर देंगे। या फिर अगर मान लो कि घुली हुई गैस की मात्रा नहीं देकर वहाँ पर मोल भिन्न दे दिया जाए तो हेनरी का नियम क्या कहलाएगा। तो यदि विलेयता में हमने कहा गैस के मोल अंश दे दिए जाते हैं या मोल भिन्न दे दी जाती है तो क्या होगा, तो किसी गैस अवस्था में वाष्प अवस्था में जो उसकी आंशिक दाब है वो उसकी मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ पर P जो है वो मोल भिन्न के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। और हमने कहा जब भी हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा। तो हेनरी नियम है, तो यहाँ पर जो है क्या कहलाएगा, हेनरी स्थिरांक। तो यहाँ पर जो हेनरी स्थिरांक KH है वो क्या आ जाता है, आंशिक दाब अपॉन मोल भिन्न आ जाता है। अब ये जो हेनरी स्थिरांक है KH, ये जो होता है ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा विलेयता घटती जाएगी, अर्थात जो हमने गैस की प्रकृति में जो अवशोषण गुणांक पढ़ा था, जिसमें हमने कहा कि NH3 वगैरह की विलेयता क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसको उल्टा करना है कि H2N2 है, इनका हेनरी स्थिरांक का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर KH है, हेनरी स्थिरांक का मान किस पे डिपेंड करता है, गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता जाएगा उसकी विलेयता का मान क्या होगा, घटता जाएगा। तो हमने जो गैस की प्रकृति में अवशोषण गुणांक का जो अवरोही क्रम पढ़ा है, आप उसको उल्टा कर दोगे तो उसका में क्या आ जाएगा, हेनरी स्थिरांक का मान आ जाएगा। तो हेनरी स्थिरांक का मान सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो वो हमारे सममाणविक जो होते हैं, सम परमाणु से बने हुए, जैसे H2 है, N2 है, तो इनका हेनरी स्थिरांक का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू NH3, SO2, CO2 इनकी तुलना में। अब आएगा हमारे हेनरी नियम के अनुप्रयोग और हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम हमने पढ़ लिए कि घुली हुई गैस की मात्रा किस पे डिपेंड करती है, दाब पे डिपेंड करती है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगर वहाँ पर घुली हुई गैस की मात्रा नहीं देकर अगर मोल भिन्न दिया जाए तो जो गैस का आंशिक दाब है उसकी मोल भिन्न के क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। हमने कहा कि जो हेनरी स्थिरांक है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा उसकी विलेयता भी क्या होगा, कम होता जाएगा। अब उसकी है हमारी एप्लीकेशन, उनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। अब देखो हमारी पहली एप्लीकेशन है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के लिए क्या होगा, ताप बढ़ाओगे तो हेनरी स्थिरांक का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी वजह से जो जलीय जीव जंतु हैं वो गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना ज़्यादा आरामदायक फील करेंगे, क्योंकि जल गर्म होगा तो उसकी विलेयता भी क्या होगी, कम होगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो जलीय जीवों को सांस लेने में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसी वजह से वह गर्म जल में नहीं रहकर वो किस में ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, ठंडे जल में। तो पहला क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, ताप बढ़ेगा तो हेनरी स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा। हेनरी स्थिरांक बढ़ेगा तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
इसलिए जलीय जीव जो है वो गर्म जल की तुलना में कहाँ रहना आरामदायक फील करते हैं? ठंडे जल में। अब आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं, कोको कोला, पेप्सी, जो भी आप पीते हो, जब आप ढक्कन खोल दिया जाता है तो उसमें से जो गैस है वो बुलबुलों के रूप में निकल जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो द्रव पदार्थ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अधिक दाब पर जो है डालकर उसको क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। तो इसमें देखो सोडा वाटर है, शीतल पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी वगैरह है, तो उसकी CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए किया जाता है? अधिक दाब पर उसको बंद कर दिया जाता है। अब दो चीज़ आती हैं, अगर या तो हम गहराई में चले जाए, पानी की समुद्र की गहराई में, या फिर हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम वायुमंडल की ऊंचाइयों पर जाना शुरू होंगे। अब उन दोनों ही चीज़ों में देखना है। अगर गहराई में समुद्र जो होते हैं गोताखोर है, आपने देखा होगा कि जैसे समुद्र की गहराई में जाते हैं तो उसका दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब जब दाब बढ़ेगा तो वायुमंडलीय गैसों की विलेयता भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि हमने दाब का प्रभाव पड़ा है कि जैसे जैसे दाब बढ़ता है उसकी विलेयता भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो वायुमंडलीय गैसों की विलेयता बढ़ेगी, तो जब गोताखोर सतह पर आता है तो क्या होगा? उसका दाब कम होना शुरू हो जाएगा, और दाब जब कम होगा तो उसकी विलेयता भी क्या होगी? कम होना शुरू होगी। तो उसके अंदर जो घुली हुई नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है? बुलबुलों के रूप में बाहर निकलना शुरू होती है। ये जो कोशिकाएं हैं, ये उत्तक जो होते हैं शरीर के, उनमें क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करना शुरू कर देता है। अब उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है वो हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होता है और जानलेवा होता है। तो इस अवरोध की वजह से हमारे शरीर में जो जकड़न या अकड़न आती है उसको कहा जाता है, इसकी वजह से शरीर में क्या हो जाते हैं? बैंड्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये जो होते हैं अवरोध वगैरह उत्पन्न होते हैं, जिससे गोताखोरों को क्या होती है? बहुत ज़्यादा पीड़ा भी होती है, ये कभी कभी जानलेवा भी होती है। अब इस बैंड से बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो गोताखोर है वो अपने साथ जो टैंक लेके जाता है श्वसन का, उसके अंदर क्या किया जाता है? हीलियम से तनु की गई वायु को क्या कर देता है? भर देता है, ताकि उसके अंदर जो है उसका वायु का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से वो बैंड से बच सकता है, उसके श्वास और ऊतकों में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। तो गहराई में जाते हैं तो क्या होता है? दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? विलेयता भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे वापस वो सतह पर आना शुरू होता है तो दाब क्या होगा? कम होगा, और वो नाइट्रोजन वगैरह की गैस की जो बुलबुलें के रूप में क्या होता है? वो बाहर निकलना शुरू होता है। वो हमारे ऊतकों और कोशिकाओं में क्या करते हैं? अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे हमें पीड़ा महसूस होती है, उसे बैंड्स कहा जाता है। और बैंड से बचने के लिए क्या किया जाता है? जो गोताखोर अपने साथ टैंक लेके जाते हैं, श्वसन टैंक, उसमें वायु के साथ क्या किया जाता है? हीलियम गैस भर दी जाती, ताकि बैंड से बचा जा सके। अब हमने कहा गहराई में दाब बढ़ रहा था, तो हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे ऊंचाई पर, जो आरोग है, जो पर्वतों वगैरह पे जो रहते हैं, तो वहाँ पर ऊपर जैसे जैसे सतह के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? उनका दाब कम हो जाता है। जब दाब कम होगा तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन की सांद्रता है वो भी क्या होगी? कम होना शुरू हो जाती है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता भी कम होगी, तो उसकी वजह से उनका शरीर है वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और उनकी जो याददाश्त वगैरह है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो शरीर का होना, शरीर का कमज़ोर होना और उसकी याददाश्त या स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना कहलाता है एनोक्सिया। तो जैसे जैसे पर्वतों पर जो चढ़ने वाले लोग हैं उनके अंदर जो बीमारी पाई जाती है, जो डिजीज़ पाई जाती है, वो कहलाती है एनोक्सिया। और समुद्री जो गोताखोर वगैरह है उसके अंदर अगर कोई समस्या प्रजनन हो तो उसकी वजह से जो अवरोध वगैरह उसकी वजह से क्या बनता है? बैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो बैंड्स गोताखोरों में है, और पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों की जो है उनमें कौन सी होती है? एनोक्सिया। तो अब देखो इसमें क्या पड़ा है कि जैसे जैसे हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो दाब क्या होगा? कम होगा। जब दाब कम होगा तो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन की जो सांद्रता है, जो विलेयता, वो भी क्या होगी? कम होगी, और विलेयता कम होगी। दाब कम है तो ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, उसकी विलेयता भी कम होगी, और विलेयता कम होगी तो उसकी वजह से शारीरिक कमजोरी आएगी, उसकी स्मरण शक्ति में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, जिसे क्या कहा जाता है? एनोक्सिया कहा जाता है। अब है हेनरी नियम की सीमाएं, यानी हेनरी नियम किस किस पर लागू नहीं होता है? बहुत ज़्यादा दाब, बहुत अधिक दाब और बहुत ज़्यादा कम ताप पर ये लागू नहीं होता है। यानी दाब को बहुत ज़्यादा कर दिया जाए और ताप को बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए तो हेनरी नियम लागू नहीं होगा। अब हेनरी नियम किस पर लागू होता है? तो अधिक ताप और न्यून दाब पर लागू होता है। ताप कैसा होना चाहिए? ज़्यादा, और दाब कम होना चाहिए। दूसरा नियम है हमारा कि विलयन तनु होना चाहिए, जिसमें गैस की जो विलयता है वह विलायक की तुलना में क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो गैसों की विलायता विलायक से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। फिर अगला टॉपिक है कि जो गैसें हैं उनका विलायक के साथ जो है अक्रिय व्यवहार होना चाहिए, ना तो उनका किसी भी प्रकार से आयनीकरण हो
और ना ही उनमें किसी भी प्रकार का संगुणन हो। जैसे कि NH3 है, HCl है, इनका क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। इसकी वजह से ये हेनरी नियम जो है इनके ऊपर नहीं लगता है। तो NH3 है, HCl है, SO2 है, इनके ऊपर हेनरी नियम लागू नहीं होता है। तो पहला क्या है, बहुत ज़्यादा दाब नहीं होना चाहिए, ताप बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, और गैस की जो प्रकृति है और विलय की जो नेचर है उनका व्यवहार अक्रिय होना चाहिए। तो ये सभी जो होते हैं उनके लिए हेनरी नियम तभी लागू होगा जब विलयन तनु हो, ताप बहुत ज़्यादा हो और दाब कम हो, और विलय और विलय इनके बीच में जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, अक्रिय व्यवहार होना चाहिए। तो देखो पहला है अति उच्च दाब व अति न्यून ताप पर ये लागू नहीं होता है। तो क्या होना चाहिए, ताप ज़्यादा और दाब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर दूसरा विलयन क्या होना चाहिए, तनु होना चाहिए, अर्थात गैसों की जो विलयता है वो विलय की तुलना में क्या, कम होना चाहिए। तनु का मतलब ये होता है कि विलायक ज़्यादा होना चाहिए और विलय कम होना चाहिए। फिर है गैसों का विलय के साथ जो है वो कैसा व्यवहार होना चाहिए, अक्रिय व्यवहार होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का आयनन और संगुणन नहीं होना चाहिए। तो NH3 है, HCl है, SO2 है, इनके ऊपर हेनरी नियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा हेनरी नियम खत्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।